मैं उन दिनों चाचा के घर रहने गई हुई थी। जब ये वाक्य हुआ मुझे नहीं मालूम कि मेरे माँ बाप की किसके साथ दुश्मनी थी। हम जंगल के इलाके में रहते थे और मेरी उम्र 20 साल थी। अचानक खबर आई कि हमारे घर कुछ लोग घुस आए और मेरे माँ बाप को कत्ल करके चले गए। अगर मैं उस दिन चाचा के घर नहीं होती तो शायद उनके साथ में भी कत्ल हो जाती। खुदा जाने कत्ल करने वालों का मेरे माँ बाप को खत्म करने में क्या मसला था। उन्हीं दिनों मेरी मंगनी अपने चाचा के बेटे अली से हुई थी। मेरे अब्बा और चाचा अपने बच्चों की इस खुशी को पूरी तरह मना भी नहीं पाए थे कि जिंदगी ने ऐसा रूप दिखा दिया कि जीने से नफरत हो गई। उन दिनों में कॉलेज में पढ़ती थी। मुझे तो किसी बात की समझ ना थी, अपनी सहेलियों के साथ मगन रहा करती थी। अब्बा का अपना ड्राई फ्रूट का कारोबार था और काफ़ी बड़ा बिजनेस था, लेकिन उनके साथ के ये वाक्य तभी हुआ जब उनका बिजनेस जोरों पर था। उनके कत्ल होने के बाद चाचा हमारे घर आकर रहने लगे क्योंकि मैं अब घर में अकेली थी। चंद दिन बाद अली भी हमारे घर आ गया। उसके आने से मुझे बहुत हिम्मत मिली और इंतहाई गम की हालत में भी मैं खुश रहने लगी। वह मुझे बहुत हौसला देता था। मुझे अब्बा के कारोबार के बारे में कोई पता नहीं था। यह मामला चाचा जान ने आकर संभाल लिए। सारा हिसाब किताब देखा, मुझसे बयान लिया, कुछ कागजात पर सिग्नेचर करवा लिए, फिर काफ़ी रकम मेरे नाम बैंक में जमा करवाई। कहा कि ये रकम तुम्हारे लिए काफ़ी है, तुम उसके मुनाफे से अच्छी तरह रह पाओगी। अब्बा जान का कारोबार बेचकर बाकी पैसे चचा ने अपने अकाउंट में जमा करवा दिए। ये लोग कुछ महीने मेरे साथ रहे। जब ज़रा गम कम हुआ और मैं कॉलेज जाने लगी तो उन्होंने बताया कि उनका वीज़ा हो गया है और वह अमेरिका जा रहे हैं। ये भी कहा, तानिया तसल्ली रखो, हम जल्दी लौट आएंगे और तुमको ले जाएंगे। फिलहाल तुम्हारा वीजे का मसला है, इसलिए अभी साथ नहीं ले जाएंगे। मेरे साथ अम्मा बिल्किस रहती थी। ये औरत मेरी पैदाइश से भी पहले मेरी माँ के साथ आई थी। जब अम्मा बिल्किस 9 उम्र थी और नई दुल्हन थी, तभी उनके शौहर और सारे खानदान झगड़े में मारे गए। यह अकेली जिंदा बची तो मेरे माँ बाप उनको अपने साथ ले आए। उन दिनों मेरे अब्बा और अम्मी जान दोनों मिलकर कारोबार संभालते थे। मैंने कभी दुख नहीं देखे थे। माँ बाप के बाद पहली बार में जान पाई गम भी कोई चीज़ होता है। दिल इस गम को सहन नहीं कर पा रहा था कि चाचा चाची ने अमेरिका जाने का बताया। मेरा दिल बैठ गया। यह मेरे अपने थे जो गम में मुझे अकेला छोड़कर जा रहे थे। मैं उनकी मिन्नत करने लगी कि मुझे छोड़कर ना जाओ। वह बोले, बड़ी मुश्किल से वीज़ा मिलता है और हमारा वीज़ा लग गया है। अली भी हमारे साथ जा रहा है। अगर हम उसको अभी छोड़कर गए या अभी शादी कर दी तो फिर यह नहीं जाएगा। इस दिन मैंने सोचा था, काश मैं भी अपनी अम्मी और अब्बू के साथ मर जाती तो अच्छा था। मैंने तो सोचा था कि मेरी अली के साथ शादी हो जाएगी तो हम अब्बू का कारोबार मिलकर संभाल लेंगे। मैंने इल्तिजा करते हुए अली से कहा, क्या तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो? तुम तो ऐसा ना करो। मैं किसके सहारे रहूंगी? तान्या अम्मी अब्बू कहते हैं, तुम एक बहादुर लड़की हो, अकेली रह सकती हो। अम्मा बिल्किस के अलावा बाबा भी तुम्हारे माँ बाप के पुराने नौकरों में से हैं। वह तुम्हारे साथ रहेंगे। हम जल्द चक्कर लगाएंगे। घबराओ नहीं, थोड़े दिनों की बात है, तब तक तुम पढ़ाई पूरी कर लोगी। मेरे भी फ्यूचर का सवाल है। मुझे वहाँ इसी महीने जाकर यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है। मैं जान चुकी थी मेरी खातिर ये लोग नहीं रुक सकते। मेरी जगह अगर उनकी अपनी बेटी होती तो रुक जाते। मेरे माँ बाप का कत्ल हुआ था और यह मामूली बात ना थी। मुझे भी हरदम खौफ रहता था, जो उनका कत्ल कर गए हैं मुझे भी तो कत्ल कर सकते हैं। लेकिन ये लोग मेरे गम को नहीं समझ पा रहे थे। वह अच्छे और खूबसूरत अल्फाज में तरह तरह की तसल्लियां दे रहे थे। आखिर मैंने उनके जाने पर समझौता कर लिया। जिस दिन वह जा रहे थे, मैं बुरी तरह रो रही थी। एक बार फिर मैंने अली से कहा, मैं अकेली नहीं रह सकती। तुम मत जाओ, मेरी खातिर रह जाओ। आप सब लोगों के चले जाने के बाद मुझे उसे घर में बहुत डर लगेगा। उसने कहा, जब मैं कुछ दिनों बाद आऊंगा तो हम इस घर को बेच देंगे और नया घर ले दूंगा।
अभी इतना टाइम नहीं है कि मकान के बिकने का इंतजार करूं। उसमें वक्त लगता है। तानिया, यकीन रखो मैं जल्दी चक्कर लगाऊंगा और अमेरिका से तुमको खत भी लिखा करूंगा। तुम उनको बार बार पढ़ोगी तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम अकेली नहीं हो। मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ और खत के जरिए बातें करता रहूंगा। वह मुझे मीठी मीठी तसल्लियां देकर चला गया। 2 महीने गुजर गए और उसने मुझे सिर्फ एक फ़ोन किया, कोई खत वगैरह नहीं लिखा। मैं इंतजार करती रही। उन दिनों मेरी सहेली फिजा ने मेरा बड़ा साथ दिया। उसका घर हमारे बराबर में था। वह रोज रात को आ जाती और मेरे कमरे में सोती थी। हम एक साथ सुबह कॉलेज जाते। रफ्ता रफ्ता फिजा की वजह से मेरा ध्यान पढ़ाई में लग गया। अम्मी अब्बू मुझको डॉक्टर बनाना चाहते थे। यह उनका ख्वाब था, या फिर एक बड़ी अफसर बनूं। मैंने भी अपनी माँ के ख्वाब की खातिर पढ़ाई में दिल लगा लिया और वकालत का इम्तिहान पास कर लिया। फिजा ना होती तो शायद मैं ये भी ना कर पाती। उसने तो मेरा इतना ख्याल किया कि मैं माँ बाप के गम को भुलाने लगी। उन दिनों उसकी माँ का इंतकाल हो गया। सारा दिन साथ गुजारते, बातें करते, कहीं जाना होता तो साथ जाते। कॉलेज में लड़कियां सवाल करती, क्या तुम बहनें हो? हम जवाब देते कि हाँ, हम बहनें हैं। एक दिन फिजा की खबर ने मुझ पर बिजली गिरा दी कि वह अपने भाई के पास अमेरिका जा रही है। मैंने अफसुर्दा होकर कहा, तो फिर मेरा क्या बनेगा? प्यारी बहन को अकेला छोड़कर ना जाओ। मैंने उसकी मिन्नत की तो फिजा वही बातें कहने लगी जो चाचा और अली अमेरिका जाते हुए मुझसे कह रहे थे। खूबसूरत तसल्लियां, जल्दी लौट आऊंगी। अब्बू को चांस मिला है। भाई ने सारा इंतजाम कर लिया है। जाते ही तुमको फ़ोन करूंगी और खत भी लिखूंगी। फिजा, सब कहते हैं कि अमेरिका एक बेवफा कंट्री है। जो वहां जाता है वही का होकर रह जाता है। मैंने रोकर इल्तिजा की, मगर उसे जाना था तो वह भी चली गई। जब वह जा रही थी मैं सोच रही थी, खुदारा अब मैं क्यों कर जिंदा रह पाऊंगी? मेरा ये सहारा भी छिन गया। अब माँ बाप याद आते तो रात को उठकर रोती थी। 3 महीने गुजर गए, फिजा का भी खत नहीं आया। वह भी वहां जाकर मुझे भूल गई। सिर्फ अम्मा बिल्किस एक ऐसी हस्ती थी जो माँ की तरह मेरा ख्याल रखती थी, क्योंकि इस दुनिया में ना तो उनका कोई था ना मेरा। किसी दिन मैं बगैर नाश्ते के कॉलेज चली जाती तो वह परेशान हो जाती। उनको मुझसे सच्ची मोहब्बत थी। उन्होंने मुझको पाला था, गोद में खिलाया था। वह बेआसरा होने का दुख समझती थी। मैं सोचती, अगर मेरे माँ बाप ने अम्मा बिल्किस को अपने पास पनाह देने की नेकी न की होती तो आज मैं इतने बड़े घर में अकेली न रह पाती। सच है, नेकी बेकार नहीं जाती। जो कुछ औलाद करती है वह माँ बाप के काम आए या ना आए, लेकिन जो माँ बाप कर जाते हैं वह नेकियां औलाद के काम जरूर आती हैं। काफी दिन ऐसे मायूसी से गुजरे। कॉलेज से आते ही अम्मा बिल्किस से पूछती, कोई खत आया? जवाब नहीं में मिलता। आखिर एक रोज जब कॉलेज से लौटी, एक नीला लिफाफा मेरा इंतजार कर रहा था। यह अली का खत था। लिखा था, माफ करना, तुमको खत लिखने में देर हो गई। यूनिवर्सिटी में दाखिला बड़ी मुश्किल से मिला है। वहां मैं बिजी हो गया था। आज मैंने अपने एग्जाम क्लियर कर लिए हैं। मैं आज बहुत खुश हूँ। आज एहसास हुआ कि अली मुझे भूला नहीं है। अम्मा ने सुना तो कहा, बेटी 2 रकात नफिल शुक्राना पढ़ो। उन्होंने भी शुक्राने के नफिल अदा किए। आज मेरे अपने का खत मेरे नाम आया था। अब मुझे पता चला कि मुझसे ज्यादा अम्मा बिल्किस और बाबा को खत का इंतजार था। मैं उसी वक्त खत का जवाब लिखने बैठ गई कि मैं तो समझी थी कि तुमने मुझे भुला दिया है। आज खत मिला, लगता है नई जिंदगी मिल गई है। तुम्हारा खत लिखना मुझ पर एक एहसान जैसा है कि तुमने वक्त निकाल कर खत लिखा। फिजा साथ थी तो तन्हाई महसूस ना होती थी। जब से वह अमेरिका गई है उसने भी खत नहीं लिखा है।
उसे गए 3 महीने से ऊपर हो गए हैं। वह भी अपना वादा भूल गई है। तुमको मिले तो उसे वादा याद दिलाना। तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। खत लिखकर मैंने उसी वक्त पोस्ट कर दिया। आज मुझे फिजा बहुत याद आ रही थी। उसके बाद मैंने कभी किसी को सहेली नहीं बनाया। कोई सोच सकता था कि जो लड़की दिन रात मेरे साथ होती थी, मुझको देखे बगैर जो जिंदा ना रह सकती थी, वह मुझे भुला देगी। चाचा के साथ फिर फिजा को भी कई खत लिखे, उसने जवाब नहीं दिया था। यूं सालों गुजर गए। एक रोज सुना कि फिजा आई है। दिल के सब जख्म ताज़ा हो गए। अली ने भी जब से गया था सिर्फ 3 खत लिखे थे। फोन भी 1-2 बार आया, फिर उसने फोन ना किया था। मेरी रूह अपनों से मिलने को तरस रही थी। वक्त दबे पांव चलता गया। मैंने वकालत का इम्तिहान पास कर लिया और एक बुजुर्ग वकील के साथ काम शुरू कर दिया। सुबह की गई रात को घर आती थी। अब मुझ में काफ़ी एतमाद आ चुका था। फिजा अपने वतन आ गई मगर मुझसे मिलने ना आई। मेरा दिल भर आया। कुछ दिन खुद को रोक रखा, आखिरकार खुद मिलने चली गई। वह मुझको देखकर शर्मिंदा हो गई जैसे उसने मेरी चोरी की है। मैंने पूछा, दोस्त क्यों इतनी बेवफा हो गई हो? मुझसे क्या कसूर हुआ है? खत लिखती थी ना फोन करती थी, अब मिलने भी नहीं आई। इधर मेरे अपनों ने भी मुझे अमेरिका जाकर भुला दिया है। यहाँ तक कि मेरे मंगेतर ने भी, जिसने मुझे ना भुलाने के वादे किए थे। आखिर यह अमेरिका है क्या चीज़ जहाँ जाकर इंसान बदल जाते हैं और सारे रिश्ते तोड़ डालते हैं? क्यों उनके दिल पत्थर जैसे हो जाते हैं? फिजा को लफज ही ना मिलते थे कि वह कुछ बताती। कुछ देर तो गूंगी बनी रही। काफ़ी बदल गई थी वह, कुछ मोटी भी हो गई थी। एक नन्हा सा एक बेटा साथ लाई थी। मैंने कहा कि तुमने शादी कर ली और बताया तक नहीं, कम से कम तुम्हारे लिए शादी का तोहफा ही ले आती। तब उसने कहा कि मेरी हिम्मत तो ना होती थी तुमको बताती, और तुम्हें ये जानकर सदमा होता मेरी शादी अली से हुई है। तुम्हारी उम्मीदों के सारे चिराग बुझ जाते, लेकिन हकीकत को ज़्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। अगर उन्होंने तुमको नहीं बताया तो मैं ही बता देती हूँ कि जब हम यहाँ से अमेरिका गए तो तुम्हारे अंकल का पता हमारे पास था। हम उनसे मिले, फिर अब्बू और तुम्हारे चाचा ने वहाँ मिलकर बिजनेस कर लिया। तुम तो जानती हो कि दूसरी कंट्री में अपनों का कितना सहारा होता है। हम दोनों घराने आपस में साथ साथ रहने लगे। जल्दी ये दोस्ती शादी में बदल गई। बड़ों ने हमारी शादी कर दी, लेकिन हम दोनों को तुम्हारे दुख का एहसास था। हम जानते थे कि तुम हम दोनों का ही इंतजार कर रही हो। किसकी हिम्मत थी कि तुमको ये दुख पहुंचाने वाली खबर सुनाता? इस वजह से मैं तुमसे मिलने नहीं आ रही थी। तुम खुद आ गई, एहसान है तुम्हारा हम पर। अगर हम तुम्हारे कसूरवार हैं तो हमको माफ़ कर दो। तुम वकील बन चुकी हो, वक्त बहुत सा गुजर चुका है, हालात बदल गए हैं। बहुत टाइम से तुम्हारे अपनों ने तुमसे कोई राब्ता नहीं किया। तुम उनसे भी बददिल हो चुकी होगी, मायूस हो गई होगी। शायद दोस्ती से अब तक मायूस ना हुई थी, मगर आज ये कहते हुए फिजा रोने लगी। मैंने उसके आंसू साफ किए और कहा, दोस्त तुम मेरी मुजरिम नहीं हो। शादी तो किस्मत का खेल है। अली की अगर तुमसे शादी ना होती तो किसी और से कर लेता, क्योंकि मैं उसकी किस्मत में नहीं थी और वह मेरी तकदीर में नहीं था। जिसकी तकदीर में था उसको मिल गया। तुम्हारा बेटा भी बिल्कुल अली जैसा ही लगता है। ये कहकर मैंने उसके बेटे को उठाकर सीने से लगा लिया, लंबी उम्र की दुआ दी। मेरी आंखें छम छम बरस रही थी अपनी सहेली से मिलने पर, जिसकी बेवफाई ने मुझे दुख भी दिया था। लेकिन अब मैं क्या करती? मैं वकील थी, बाएतमाद हो गई थी और हौसला भी पा लिया था। जिंदगी में आए दिन ऐसे केस नज़रों से गुजरते थे। दुनिया तो नाम ही बदलाव का है। इंसान इंसान को बदलते देर नहीं लगती, लेकिन दोस्ती मेरे नज़दीक एक कीमत रखती थी।
जिसका मुझको अब भी पास था। खुदा का शुक्र कि मैंने एजुकेशन पाई थी और मेरे पास किसी चीज़ की कमी न थी। चाचा जाते हुए भी मुझे बिल्कुल कंगाल नहीं कर गए थे। वह सब कुछ समेट कर ले जाते तो भी मैं उनका क्या बिगाड़ लेती। जिन जालिमों ने मेरे माँ बाप को जिंदगियों से महरूम किया था, मैंने उनका क्या बिगाड़ लिया। खुदा का शुक्र कि मेरे पास दुख सहने का हौसला आ गया था। मेरा फ्यूचर अंधेर नहीं था। कुछ दिन पहले मुझको अदालत में अब्बू के एक दोस्त मिले थे जो बड़े वकील थे। कहने लगे, बेटी तुमको काले कोर्ट में देखकर दिल बहुत खुश हुआ। तुम बड़ी बहादुर हो और तुमने हालात का हिम्मत से मुकाबला किया है। तो अब मेरी एक बात भी मान लो, अब तुम शादी कर लो, घर बसा लो। बेटी, औरत की असल जिंदगी यही है कि वह अपना जीवन एक अच्छे जीवन साथी के साथ गुजारे। मैंने कहा, अंकल शादी करूं तो किससे करूं? शादी के लिए रिश्ता तो माँ बाप तलाश करते हैं। अगर मुझे अपने अब्बा की जगह समझो तो मैं तुम्हारे लिए रिश्ता तलाश कर चुका हूँ। मेरा बेटा असलम है, अगर तुमको पसंद हो तो मैं तुमको बहू बना लूँ। जी अंकल, मैंने जवाब दिया, मंजूर है। ये कहकर मैंने सर झुका लिया। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रख दिया तो मुझे लगा मेरे अब्बा फिर से जिंदा हो गए हैं। वह हैरानी से बोले, तुम असलम से एक बार मिलोगी नहीं? मैंने नहीं में सर हिलाया और कहा, नहीं अंकल, आप जो है मैंने आपको अब्बू की जगह पर समझा है। आप अच्छा करें या बुरा करें मुझे कोई मसला नहीं होगा। वह बहुत ज़्यादा खुश हुए और बोले, ठीक है, फिर अगले जुम्मे हम अपनी बेटी को ब्याहने आएंगे। सादगी से निकाह होगा। मैंने इस बात में हाँ कहा। उन्होंने अपने कोट की जेब से एक लिफाफा मेरे हवाले किया तो मैंने पूछा, अंकल ये क्या है? वह मुस्कुरा कर बोले, एक बाप अपनी बेटी को शादी का तोहफा दे रहा है, जो दिल चाहे ले लेना। मैंने इनकार करना चाहा मगर उन्होंने मना कर दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें मैंने अपना समझा था वो पीठ दिखा गए थे। और एक ही मुलाकात में अब्बा के ही दोस्त किस कदर ख्याल कर रहे थे मेरा। मैंने उनका मान बढ़ाने के लिए वह पैसे पकड़ लिए और घर वापस आकर अम्मा बिल्किस को कहा कि अगले जुम्मे मेरा निकाह है। वह हैरत से बोली, है ये क्या कह रही हो तुम? ऐसे कैसे बाहर ही बाहर निकाह भी तय कर लिया? मैंने जवाब में उन्हें आज का पूरा वाक़या सुना दिया तो सुनकर वह चुप हो गई। फिर बोली, अच्छा है बेटी, एक न एक दिन तो घर बसाना ही है। मैंने भी एक दो रिश्ते वालियों को बोल रखा था मगर अब मना कर दूंगी। खैर, एक हफ्ता बड़े आराम से गुजर गया। अंकल मुझे रोज फ़ोन करके खैर खैरियत पूछ लिया करते थे। मैंने उनसे यह बात पहले ही कर ली थी कि अम्मा बिल्किस मेरे साथ जाएंगी, क्योंकि वह भी मेरी तरह बिल्कुल अकेली है। अंकल को मेरी बात पर कोई इतराज नहीं था, बल्कि उन्होंने खुले दिल से मेरी बात मान ली थी। जुम्मे का दिन भी आ गया। मेरी तरफ से सिर्फ अम्मा बिल्किस और अब्बू के खास नौकर ही थे। बारात तो क्या ही आनी थी। अंकल और असलम के अलावा दो चार मेहमान आए और आधे घंटे में ही मेरा निकाह हो गया। अम्मा बिल्किस ने घर पर ही खाने का इंतजाम किया हुआ था। उन्होंने खाना खाया और एक घंटे बाद मेरे साथ अम्मा बिल्किस भी वह घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर आ गई। शादी की पहली रात ही मैंने महसूस कर लिया कि असलम को मुझसे कोई दिलचस्पी नहीं है। वह सिर्फ अपने बाप की ख्वाहिश पर मुझसे शादी करने पर राजी हुआ है। उसने मुझे साफ साफ कह दिया था कि मेरे माँ बाप की खिदमत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए और आज से तुम कोई वकालत नहीं करोगी, घर पर रहोगी। यह सुनकर मैं एक लम्हे के लिए तो सन्नाटे में आ गई। शादी का ये रुख कितना भयानक था। अगर मैं वक्त में पीछे जा सकती तो खुदारा मैं इस शादी के लिए कभी भी हाँ ना कहती, चाहे वह असलम की जगह कोई भी होता। अब मेरी शादी हो चुकी थी तो वापसी मुमकिन नहीं थी। अम्मा बिल्किस ने भी यही कहा, बच्ची अगर तुम्हारा पति नहीं चाहता तो तुम्हें वकालत छोड़ देनी चाहिए। मजबूरन ऐसा ही हुआ और मैं वकालत छोड़कर घर पर बैठ गई। मुझे लगता था अब शायद असलम का दिल मेरी तरफ से साफ हो जाए, मगर वह कभी भी मुझसे खुश नहीं होता था। फिर एक रोज वह दूसरे मुल्क जाने के लिए कहने लगा।
उसने सिर्फ मुझे बताया था कि मैं बाहर जा रहा हूँ। इस मुल्क में रहकर मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की मगर उसके सर पर तो अमेरिका सवार था। मैं भी चुप हो गई क्योंकि मैं उसे जितना रुकने को कह रही थी वो उतना ही हाथ से निकलता जा रहा था। उसने मुझे कहा, जल्दी, तुम्हें भी बुला लूंगा। असलम की बात पर मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था क्योंकि पहले चाचा चाची फिर अली फिर फिजा सभी ने कहा था हम तुम्हें बुला लेंगे, मगर अमेरिका जो गया वह मुझे हमेशा के लिए भूल ही गया था। मैं अब सारा दिन बस चुपचाप घर के काम ही करती, जबकि अम्मा बिल्किस मुझे देख देख कर आंसू बहाती रहती। असलम के जाने में अभी एक हफ्ता बाकी था। वह कुछ कागजात मेरे पास लाया और बोला उन पर अपने साइन कर दो। मैं जाने से पहले तुम्हारे वीजा के लिए भी अप्लाई करके जाऊंगा। जैसे ही वीजा लग जाएगा अगले ही दिन वहां पर बुला लूंगा। ये सुनकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई। सोचा अम्मा बिल्किस की दुआ रंग ले आई है, जो असलम मुझे अपने साथ ले जाने पर राजी हो गए हैं। मैंने कागजात पर नजर दौड़ाना चाही तो असलम झुंझला कर बोला, यार जल्दी करो, मुझे ये दफ्तर में जमा करवाने हैं। अगर एतबार नहीं है मुझ पर तो खुद अपना वीजा अप्लाई करके आ जाना। मैं असलम की नाराजगी मोल नहीं ले सकती थी, सो बगैर पढ़े मैंने वह कागजात साइन कर दिए, जिन्हें देखकर असलम की परेशानी खत्म हो गई। ठीक एक हफ्ते बाद असलम चले गए, जबकि मुझे कोई दुख नहीं था। मैं सुकून के अंदाज में घर के कामकाज निपटाती और साथ ही मैंने थोड़ी थोड़ी करके अपनी पैकिंग भी शुरू कर दी थी। मुझे यकीन था कि 1 महीने में ही मैं इस मुल्क से चली जाऊंगी, जहां मुझे सिवाय दुखों के कुछ भी नहीं मिला था। मगर मैं गलत थी, क्योंकि एक के बाद 2 फिर 3 माह गुजर गए, ना ही मेरा वीजा लगा ना ही असलम की तरफ से मेरे नाम कोई फ़ोन या खत आया। दरवाजे की हर घंटी पर मैं चौकन्ना हो जाती, मगर मेरे नाम कोई डाक नहीं आती थी। घर में एक फ़ोन था जो अंकल के कमरे में था। असलम उन्हें फ़ोन करता और मैं किसी बहाने कमरे में जाती, लेकिन अंकल ने कभी भी नहीं कहा था लो असलम से बात कर लो, या असलम ने भी कभी उससे बात करने की ख्वाहिश नहीं की थी। अंकल मुझे देखकर फ़ोन रख देते थे। मेरी शादी के बाद उनका रवैया भी मुझसे लिया दिया हो चुका था। उनका बाप जैसा अंदाज जैसे साफ स्लेट बन गया था। मेरा दिल बहुत दुखता था। अब तो अम्मा बिल्किस भी बूढ़ी हो चुकी थी और बीमारी उन्हें हर वक्त घेरे रखती थी। मैं हर वक्त उनके लिए परेशान रहती कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहेगा। मैंने समझौता कर लिया था कि मुझे अमेरिका रास नहीं आता। वहां जाने वाले मुझे अपनी याददाश्त से नोच कर ही इस मुल्क में कदम रखते हैं। मैंने इस मर्तबा असलम को सिर्फ एक ही खत लिखा था, मगर 4 महीने बीत गए, उसका कोई जवाब नहीं आया था। एक रोज अंकल के फ़ोन की घंटी बजी तो मेरे दिल की धड़कन एकदम से तेज हो गई। मैं किसी बहाने से उनके कमरे में जाकर खुद ही असलम से बात करने का सोच रही थी। कमरे के अंदर जाने से पहले ही मेरे पांव अंदर से आई अंकल की आवाज़ में जकड़ लिए। जो कुछ वह कह रहे थे ये सुनकर मुझे ऐसा लगा कयामत उससे ज़्यादा खौफनाक नहीं हो सकती। मगर मैं बिल्कुल ठीक थी, पूरे कद से खड़ी थी। मुझ पर एक मजीद कयामत टूट चुकी थी और मेरी जान को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा था। असलम तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम्हारी मुझसे शादी हो चुकी है। मैं तुम्हारी वापसी की राह तकती हूँ। बेटा तुम समझो हम अभी उसको अकेले नहीं छोड़ सकते। तुम फिलहाल वहाँ पर दूसरी कोई शादी नहीं करोगे और मुल्क वापस आओ, जरूरी बातें करनी है। कुछ तुमसे मैं चाहता हूँ, जो भी काम हो पक्का हो। मैं खुद पर काबू नहीं रख सकी तो अपने मुंह से निकलती सिसकियों का गला घोटकर कमरे में आ गई। बिस्तर पर बैठे ही दहाड़े मार मार कर रोना चाहती थी। क्या मेरे नसीब में ही दुख लिखे हैं?
मैंने तो कभी किसी को कोई दुख देने का सोचा नहीं था। जो मेरे एक कदम करीब हुआ, मैंने उस शख्स के 10 कदम करीब होना चाहा। फिर क्यों, आखिर क्यों हर उस शख्स ने मुझे धोखा दिया। मैं ऊंची आवाज से रो भी नहीं सकती थी क्योंकि मुझे डर था घर में या अम्मा बिल्किस या कोई और मेरी कोई आवाज ना सुन ले। अगर अंकल सुन लेते तो समझ जाते। मैं उनके फ़ोन से बाखबर हो चुकी हूँ, जो उन्होंने असलम से की थी। मैं शाम तक कमरे में बंद रही, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं बाहर जाऊं। शाम को मेरी सास ने दरवाज़ा बजाया और बड़ी मोहब्बत से पूछा, बेटी क्या हुआ है। अम्मा बिल्किस के बाद अगर कोई मुझे अजीज था वह मेरी सास थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरे सास मेरी रोनी सूरत देखकर हैरानी से वजह पूछने लगी। तो मैंने बात बदल कर कहा, बस अम्मा अब्बा की याद सता रही थी। वह मुझे अपने साथ लेकर बैठ गई। बातें करते करते उन्होंने मोहब्बत से कहा कि बहू, मैं जानती हूँ असलम तुम्हें वैसे तवज्जो नहीं देता जैसी एक पति को अपनी पत्नी को देनी चाहिए। मैं चुप करके सास की बात सुनती रही। उन्होंने मुझे गले लगाकर कहा कि असलम बहुत बिजी है, जैसे ही उसे फुर्सत मिलेगी मैं उसे वापस आने का कहूँगी। मैं चाहने के बावजूद उन्हें ना बता सकी कि आपका बेटा मुझे छोड़कर वहाँ दूसरी शादी करना चाहता है। मुझे अपनी सास से भी खौफ आ रहा था कि ऐसा ना हो मैं उनके करीब हूँ और यह भी मुझसे दूर हो जाए। सो मैंने अब एहतियात शुरू कर दी थी। मैं उनके ज़्यादा करीब नहीं होना चाहती थी। उस दिन के बाद मैं बस चुप चुप रहती। अम्मा बिल्किस भी काफ़ी मर्तबा मुझसे पूछ चुकी थी कि तुम्हारी खामोशी की वजह क्या है, मगर मैं उनकी बात को गोल मोल करके कोई नई बात शुरू कर देती। अंकल भी बहुत लिए दिए हो चुके थे। शादी के शुरू के दिनों में मेरे साथ बैठकर वकालत पर घंटे बातें करते थे। 1 महीना हो चुका था मेरी हालत को जब एक रोज ऐसे ही बैठे बैठे मुझे ख्याल आया, अगर सब लोग अपनी खुशियां हासिल कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर रही। असलम के साथ मैं खुश नहीं हूँ, वह दूसरी शादी करना चाह रहा है। वापस आकर मुझे बीवी का दर्जा नहीं देना चाहता, तो मुझे उससे अलग हो जाना चाहिए। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि आज तक मेरी जिंदगी में वही होता रहा है जो दूसरे लोगों ने चाहा था। मैंने खुद से अपने लिए कोई भी फैसला नहीं लिया था। एकदम से उठी और फैसला करके मैं अंकल के कमरे में गई। मैं उन्हें आज बता देना चाहती थी कि असलम की हकीकत जान चुकी हूँ, मगर वहाँ जाते ही एक नई खबर मेरा इंतजार कर रही थी। अंकल ने मुझे देखते ही कहा कि 1 हफ्ते बाद असलम वापस आ रहा है। मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिला था कि चलो अच्छी बात है। मैं चुपचाप पलट आई क्योंकि अब मैंने फैसला बदल लिया था कि जो होगा असलम की मौजूदगी में ही होगा, मुझे तलाक ही लेनी थी। मैं उस शख्स के साथ कभी खुश नहीं रह सकती, इस बात का मुझे यकीन हो चुका था। मैं असलम के आने से पहले बाजार जाने के बहाने घर से निकली और जिन वकील के साथ प्रैक्टिस कर रही थी उनके पास आ गई। वह मुझसे मिलकर बहुत खुश हुए और हैरानी से बोले कि तुमने प्रैक्टिस क्यों छोड़ दी है। मैंने उन्हें बताया कि शादी की वजह से छोड़ दी थी, मगर मुझे ऐसा लगता है मैं यह शादी ज़्यादा देर तक नहीं चला सकती और मुझे तलाक चाहिए क्योंकि मेरा पति दूसरी शादी करना चाहता है। कब तक मैं दूसरों की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारूंगी। असलम से शादी का फैसला भी अंकल का था। उन्होंने कहा उनकी ख्वाहिश है कि मैं असलम से शादी करूं, तो मैंने हाँ कर दी। मगर अब ज़्यादा मैं जिंदगी में किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करूंगी। हाँ, अगर माँ बाप होते तब अलग बात थी। जब मैं खुद मुख्तार हूँ, कमा सकती हूँ, तो क्यों किसी के पाँव की जूती बनूं। वकील साहब को मेरी बात पसंद आई। उन्होंने न सिर्फ मेरे फैसले को सराहा था,
मेरे लिए खुला के कागजात बनाने का वादा भी कर लिया था। मैं घर आई तो बहुत ज्यादा इत्मीनान से थी। सास असलम के लौटने की तैयारी कर रही थी, जबकि मैं बेहिसी से कमरे में बैठी थी। बस एक दिन और फिर उस नाम निहाद कैद से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाऊंगी। खैर वह दिन भी गुजर गया और असलम की वापसी हो गई। वह मुझसे बहुत लिए दिए अंदाज में मिला। उसे जैसे कोई खुशी नहीं थी। मैं भी सपाट ही रही, ज्यादा जोश नहीं दिखाया। अंकल असलम को अपने साथ कमरे में ले गए और मुझे उसका सामान कमरे में रखने का बोल दिया। मेरे दिल पर वार हो रहे थे। पता नहीं कब तक मैं इस शख्स के साथ रहूंगी, क्योंकि कागजात अभी तक नहीं बने थे। सामान कमरे में रखते हुए साथ में असलम का हैंडबैग भी था, जिसकी जिप खुली हुई थी। असलम ने अंकल के साथ उनके कमरे में जाने से पहले कुछ कागजात निकाल लिए थे। अचानक ही वह वीजे वाले कागजात मेरी निगाहों के सामने आए, मगर मैं सर झटक कर आगे बढ़ गई। मैं पहले से कुछ भी नहीं बताना चाहती थी। एक बार खुला के पेपर हाथ लग जाते तो उसी वक्त फैसले के साथ में असलम से बात भी करती। मेरे कमरे में आया तो उसने कोई खास बात नहीं की। वह सोने के लिए लेट गया, मगर मैं समझ रही थी वह मुझे इग्नोर कर रहा है। अचानक ही मेरी नज़र फिर से उसके हैंडबैग पर पड़ी, तो मेरे जहन में झमाका सा हुआ। उसमें से हरे रंग की वही फाइल दिखाई दे रही थी, जिस पर असलम ने मेरे साइन कराए थे। अचानक ही मेरा दिल चाहा क्यों ना मैं भी अमेरिका चली जाऊं, जहां जाकर सब लोग सब कुछ भूल जाते हैं। शायद मैं भी खुद पर लगी जख्म भूल जाऊं, वहां जाकर प्रैक्टिस करके अपने करियर को बेहतर कर सकूं। इस फाइल ने मुझे एक नई राह दिखा दी थी, मगर मैं इतना जानती थी कि मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया था। रिजेक्ट होने की वजह का मुझे पता नहीं था। मैं दबे पांव बिस्तर से उठी और वह फाइल निकालकर बाहर सीढ़ियों पर आकर बैठ गई। बस मुझे वीजा रिजेक्ट होने की वजह जाननी थी। फिर मेरे पास बैंक में इतने पैसे जरूर थे कि मैं बाहर जाकर अपना अकेला गुजारा कर सकती थी। फाइल खोलकर जब पढ़ी तो मेरी रंगत एकदम से बदल गई। उस फाइल में मेरे वीजे के कागजात नहीं थे, बल्कि कुछ ऐसे कागजात थे जिनकी मुझे भनक भी नहीं पड़ी थी। इतना बड़ा धोखा! क्या मेरा वजूद सिर्फ धोखे खाने के लिए इस दुनिया में आया है? मैंने उन कागजात को अपने पास संभाल कर रख लिया और अगले रोज ही छुपा कर वकील साहब के पास ले आई। बेचैनी मेरे वजूद से झलक रही थी। वह कागजात किसी और चीज के नहीं बल्कि इस होटल के थे जो मेरे बाप ने मेरे नाम किया हुआ था, और उस होटल का सारा काम अब्बू के दोस्त यानी अंकल संभालते थे। अब्बू की वाकई ख्वाहिश थी मेरी शादी असलम से हो, और उन्होंने ये होटल मेरी शादी पर मुझे देने के लिए सरप्राइज रखा हुआ था। लेकिन अब्बू तो इंतकाल कर गए और अंकल ने न सिर्फ असलम की शादी मुझे करवाई, बल्कि बहुत ही तरीके से असलम ने वह होटल मुझसे सिग्नेचर करवा कर अपने नाम कर लिया था। उनके खानदान के खर्चे को चलाने वाला वाहिद होटल था, उसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था। वह होटल जिसे आज तक मैं अंकल की जायदाद समझ रही थी, वह मेरा था। असलम मुझसे शादी नहीं करना चाहता था। होटल पाने के लिए अंकल ने उसे दबाव देकर मेरे साथ निकाह में बांध दिया था। अब उनका मतलब पूरा हो गया था, तो वह मुझे तलाक देकर दूसरी शादी करने के लिए वापस आया था। अंकल ने तभी उसे पक्के काम को कहा था। वह मुझे तलाक देकर जो भी करना चाहे, मैं उस पहेली की सुलझन तक पहुंच चुकी थी। मैंने वकील साहब से पूछा क्या इस होटल को किसी तरह मैं वापस ला सकती हूँ। उन्होंने मुझे ऐसे रास्ते बताए जिससे न सिर्फ मैं उसे होटल को वापस अपने कब्जे में ले सकती थी, बल्कि उस जायदाद को भी हासिल कर सकती थी जो चाचा और चाची ने मेरे से छीन ली थी। मैं अब इंतहाई पत्थर दिल हो चुकी थी। इस दुनिया में किसी ने भी मेरे साथ अच्छा नहीं किया था। हर कोई मतलब और फायदे के लिए ही मेरे साथ था, ताकि जितना मुमकिन हो सके मुझसे छीनकर अपने नाम कर ले। वकील साहब मेरा केस लड़ने के लिए तैयार हो गए, मगर मैंने उन्हें मना कर दिया। एक मदद मांगी कि मेरे अमेरिका जाने की तैयारी करवा दे। उन्होंने ऐसा ही किया और ठीक हफ्ते बाद बगैर किसी वीजे के रिजेक्ट होने की रुकावट के मैं अमेरिका पहुंच गई। अम्मा बिल्किस को मैंने एक अच्छे ओल्ड होम में छोड़ दिया और खुद बगैर बताए चुपचाप, खुला या तलाक के बगैर वहां से निकल आई थी।
पीछे सबने मुझे तलाश किया, मुझे उससे कुछ मतलब नहीं था। 2 साल अमेरिका में प्रैक्टिस करके मैंने वापस लौटते ही चाचा और असलम पर अपनी जायदाद वापस लेने के लिए केस दायर कर दिया। अमेरिका की प्रैक्टिस ने मुझे बहुत से दाव सिखा दिए थे। वह लोग पहले तो मेरी वापसी देखकर चौंके, मगर शानदार वापसी देखी तो दोनों खानदानों ने बहुत मिन्नत की। मगर अब मैंने दूसरों के लिए मरने के बजाय खुद के लिए लड़ना सीख लिया था। असलम ने हमारी शादी का वास्ता दिया तो मैंने वही खुला के कागजात उसके सामने रख दिए जो 2 साल पहले बनवाए थे। वह लोग 1 साल के अंदर अंदर ही मुझसे केस हार गए। वह सारी जायदाद जिसकी हकदार में थी वह दोबारा मेरे पास वापस लौट चुकी थी। फिर मैंने एक वकील से दोबारा शादी कर ली जो मेरी इज्जत करता है और मुझसे मोहब्बत भी करता है। चाचा और असलम दोनों के खानदान ही दिवालिया हो चुके हैं। जब आप किसी के खून पसीने की कमाई अपनी बनाते हैं तो यही होता है जो आज हो रहा है। उन दोनों घरों को अब मैं सदके के तौर पर रकम देती हूँ। जो बड़ी खुशी से न सिर्फ कबूल करते हैं बल्कि मेरी इज्जत भी करते हैं। इस कहानी में सबसे जरूरी बात यह है कि हमें किसी पर भी आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए और अपने करियर पर खास ध्यान देना चाहिए ताकि कोई हमारा कुछ न बिगाड़ सके, हम अपना बोझ खुद उठा सके।